हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 20 नवंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी गाइड के ही नाम से ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, आप वीडियो ज़रूर लाइक किया करें क्योंकि आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की इस वीडियो में मेरी कोशिश रहती है और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती भी होगी, राइट। दूसरी चीज़, चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। सबसे पहले G20 के बारे में बात की गई है दो पर्टिकुलर अलग अलग पेज में। ठीक है। तो पहले तो ये है जहाँ इंडिया चाइना ने डिस्कशन की अपनी जो रिलेशनशिप है उसकी टाइज के लिए। तो एक तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम सोच रही हैं अपनी ट्रेड की जो टॉक्स है उसे दोबारा रीलॉन्च करने की। तो ये दो चीज़ें हैं कवर्ड। अभी दोनों आर्टिकल में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कोई जानकारी कवर्ड नहीं है जो मैं आपको अलग से बताऊं। बस G20 से रिलेटेड है तो बस G20 के बारे में ही हम देखेंगे क्योंकि यूपीएससी आपसे वही पूछेगी। G20 क्या है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिसके अंदर 19 सॉवरेन कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन वाली कंट्री इंक्लूडेड है और अफ्रीकन यूनियन वाली कंट्री जिसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये क्या काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है फोरम है तो जहाँ पे जो भी इश्यूज, मेजर इश्यूज अराइज होंगी, या तो ग्लोबल इकोनॉमी में हो या इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो या क्लाइमेट चेंज में हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो, तो इन सारे चीज़ों से अगर कोई सी भी इश्यूज अगर अराइज होती हैं उसे एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो हर साल G20 की समिट होती है जहाँ सारी कंट्रीज मिलती हैं और इनमें से अगर कोई सी भी इश्यूज अराइज होती हैं उस पर डिस्कशन करती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, G20 के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उन्हें वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज कंसिडर किया जाता है, जो कि दोनों इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और 80% ग्लोबल यानी वर्ल्ड की जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है वो कवर की जाती है G20 मेंबर्स के द्वारा। 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया कवर की जाती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जहाँ ऐसे ही फैक्ट्स को भी उन्होंने पूछा था एक स्टेटमेंट में। ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको एडिशनली बताया जो आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। G20 फाउंड कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। और ये किसके रिस्पॉन्स में लाई गई इसे, तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उसी वक्त इसे फाउंड किया गया था। और G20 लेटेस्ट सीरीज है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएटिव की, ये आपको ध्यान में रखना है। अब पिछले साल यानी 2023 में इंडिया के द्वारा ही G20 के समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th G20 की समिट इंडिया के द्वारा इसे कंडक्ट की गई थी। दूसरी चीज़, अभी 19th G20 समिट हुई है रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। ठीक है, 19th थी ये याद रखनी है। एक चीज़ और एडिशनली आप याद रखेंगे कि इंडिया ग्रुप 2 में आती है G20 की। अब ये ग्रुप 2 क्या है, तो कुछ क्राइटेरिया है जो G20 के द्वारा डिटरमाइन की गई हैं, जिसके अंदर टोटल 4 ग्रुप बनाई गई हैं और अलग अलग कंट्रीज़ को ये चारों ग्रुप में रखा गया है। इंडिया के लिए बस आपको याद रखनी है कि ये ग्रुप 2 में है। और ये ग्रुप 2 में क्यों रखा गया है, क्या क्राइटेरिया, वो सब यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। बस बेसिक ये पूछ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कि इंडिया कौन से ग्रुप में है, क्या ये ग्रुप 2 में है या ग्रुप 1 में है। ठीक है, तो याद रखनी है ग्रुप 2 में है इंडिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है सेल्फ सर्वे को। और ये किस लिए कर रही है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फेज़ 2 अभी चल रही है, राइट, उसकी सर्वे करना चाहती है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अब अगर आपको पता होगा, थोड़ी सी भी जानकारी अगर है इसके बारे में अगर आपको, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर दो कंपोनेंट हैं। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, अर्बन है और दूसरी ग्रामीण। तो हम देखेंगे ग्रामीण के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। दूसरी चीज़, ये क्यों लाई गई है, ताकि जो भी गरीब पीपल हैं रूरल एरिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनको हेल्प किया जा सके, ताकि वो कंस्ट्रक्शन कर पाएँ और उन्हें घर मिल सके, होम मिल सके। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जिसके पास पहले से होम है, अगर वो कच्चा हाउस है, ठीक है, कच्चा हाउस आप समझ सकते हैं, मड वाली जो हाउस रहती है गांव में, विलेज में, राइट, उसे अपग्रेड कर सके, उसके लिए फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है ये पर्टिकुलर योजना के अंदर। अब बेनिफिशरीज कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें सेलेक्ट किए जाते हैं।
और कॉस्ट ऑफ शेयरिंग क्या है, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। तो अगर प्लेन एरियाज है वहाँ सेंट्रल और गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ शेयरिंग है वो 6:40 रेशियो रहेगी, ठीक है। और अगर ये सेम योजना ग्रामीण वाली अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिली स्टेट में चलाई जा रही है, वहाँ 90:10 रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखनी है कि कॉस्ट ऑफ शेयरिंग अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है। और ये कब लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना, तो 2016 में इसे लॉन्च किया गया। और इंदिरा आवास योजना जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, इसे ही रिकंस्ट्रक्ट करके और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया, जो कि 2016 में लॉन्च की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है CBAM के बारे में, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में कवर्ड है आर्टिकल। यहाँ इस आर्टिकल में क्या बताई गई है कि यूरोपियन यूनियन को अलग से ऐसी मैकेनिज्म नहीं लानी चाहिए, और जो UNFCCC के अंदर जो कि ऐसी कमिटमेंट है जहाँ पे सारी कंट्रीज़ एक दूसरे कंट्रीज यानी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ मिल के और एक दूसरे की हेल्प करेंगी, और कार्बन की जो एमिशंस हैं, राइट, एमिशन जो है कार्बन एमिशन वो सारी कम हो सके, जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ों से सारी कंट्रीज यानी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री लड़ सके। तो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें तो ऑलरेडी ऐसी चीज़ें कवर्ड हैं ही जहाँ सारी कंट्रीज़ को मिल के वर्क करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। और इस आर्टिकल में ये बताएगी कि यूरोपियन यूनियन की ये जो फार्मूला है, राइट, यानी CBAM वाली, ये सूटेबल नहीं है इनके हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी UNFCCC में सारी कंट्रीज मिलके काम कर ही रही हैं, और एक साथ काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं कि हर कंट्रीज अपनी अपनी खुद की ऐसी मैकेनिज्म लाए। तो ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये क्या है। तो ये एक टाइप की टैरिफ बैरियर है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाई गई है। और ये बेसिकली है क्या, इनका इस मैकेनिज्म में ये कहा गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हुई है, वैसी प्रोडक्ट हम यानी यूरोपियन यूनियन में वैसी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं की जाएगी। और इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है आयरन की, राइट, और आयरन को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होती है। तो इंडिया का ये कहना है कि ऐसी अगर मैकेनिज्म या ऐसी पॉलिसीज अगर यूरोपियन यूनियन ला रही है, तो वहाँ इंडिया के लिए बहुत ये प्रॉब्लमैटिक है। कैसे है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करने में इंडिया को बहुत इश्यूज आएगी, राइट, क्योंकि ऐसी ऐसी टैरिफ बैरियर की वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा इंडिया नहीं कर पाएगी आयरन, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। तो यही वो मैकेनिज्म है। ओवरऑल बस ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लाई गई, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और ये क्या है, तो ये टैरिफ बैरियर है, जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसे मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रही है, तो वैसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं की जाएगी यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये बस है जनरल चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। और ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29th UNFCCC की हो रही है, राइट। तो वहाँ इंडिया ने बोला कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट एक्शन अगर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कंट्रीज़ को, अगर अच्छे से क्लाइमेट एक्शन अगर नहीं ली जा रही है कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसमें दो चीज़ के बारे में मेंशन की गई है। एक तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई है। अब ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, तो हर पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा एक्शन उन्होंने कुछ अपनी डिटरमाइन की है कि ये वो एक्शन लेगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। गोल्स कुछ एक्शन है जो कि हर कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, उसे ही नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कही जाती है। दूसरी चीज़ क्या बात की गई है, तो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स के बारे में। ठीक है, ये क्यों लाई गई है, तो ये क्लाइमेट फाइनेंस के लिए लाई गई है। ठीक है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स याद रखेंगे, UNFCCC के अंदर है ये, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड है, उस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो अब ये इस पर्टिकुलर क्वालिफाइड गोल्स यानी न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स में क्या बात की गई है कि UNFCCC की अगर बात की जाए या पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए, तो वहाँ पे बात की गई है कि हर जो डेवलप कंट्रीज़ है, सॉरी, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करेंगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। और ये चीज़ इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही थी। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं यानी डेवलप कंट्रीज़ हैं, सॉरी, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अच्छे से फाइनेंस नहीं कर रही हैं, उन्हें हेल्प नहीं कर रही हैं
में या तो फाइनेंस की अगर बात की जाए या टेक्नोलॉजीज़ के लिए अगर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। इसीलिए न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स की बात उठाई गई इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी कैसे, तो फाइनेंस करके। तो बस ये याद रखनी है कि न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई है। और ये कैसे लाई गई है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर इसे लाई जा रही है। दूसरी चीज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये पेरिस अग्रीमेंट के द्वारा लाई गई थी, जो कि पेरिस अग्रीमेंट यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर आई है, राइट। अब ये क्या है, तो इसमें गोल्स और टारगेट हैं जो हर पर्टिकुलर कंट्री ने अपनी सेट की है, अब जो उन्हें अचीव करनी है ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। तो ये याद रखनी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये पेरिस अग्रीमेंट का पार्ट है, जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी की पार्ट है, राइट। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में देखेंगे, उससे पहले ये थोड़ी जानकारी आप अपने दिमाग में रखें। यूएनएफ ट्रिपल सी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो कि पिछले साल हुई थी, वो हुई थी दुबई में। और अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हो रही है, ये बाकू अजरबैजान में हो रही है, 2024 है ईयर, राइट। तो 29 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, याद रखनी है। लोकेशन बाकू अजरबैजान, ये भी याद रखनी है। अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसे हम यूएनसीईडी के नाम से जानते हैं और इनफॉर्मली अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये कब हुई थी, तो ये रियो डी जेनेरो यानी ब्राज़ील में हुई थी 1992 में। अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, क्योंकि बहुत सारी समस्या वर्ल्ड में इमर्ज हो रही थी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रही थी, और तीसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि भी अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ें नहीं हो पा रही थी पूरी वर्ल्ड में, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रही थी और दूसरी ह्यूमन लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रही थी। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बाद में सेटअप की गई, राइट। तो वो तो अलग चीज़ है, पर ये बस आपको याद रखनी है कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जिसे हम यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, और हम इसे दूसरी नाम यानी अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं। वहाँ ये पर्टिकुलर कन्वेंशंस कुछ पेश की गई, ठीक है। और तीन कन्वेंशन पेश की गई थी, एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए जिसे हम यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ हम बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन लाई गई जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, राइट। और तीसरी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम एजेंडा 21 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ बस आपको यही समझनी थी कि यूएनएफ ट्रिपल सी कैसे लाई गई। तो यूएनसीईडी के अंदर लाई गई, जो कि 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो अब यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में हम देखेंगे, तो ये क्या है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, ट्रीटी है। अब ये क्यों ट्रीटी लाई गई, ताकि जो भी कंट्रीज़ हैं वो लड़ सके क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, और जो क्लाइमेट सिस्टम है उसे अच्छे से मेंटेन किया जा सके, और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट सिस्टम को बर्बाद कर रही है उसे रोका जा सके। और ये ट्रीटी कब फोर्स में आई, तो 1994 में ये ट्रीटी फोर्स में आई। और याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये ओवरऑल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ठीक है। ये ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। पेरिस अग्रीमेंट वो सारी लीगली बाइंडिंग है, पर ये आपको याद रखनी है कि ओवरऑल यूएनएफ ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मेन एम क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज हो रही है उसे लिमिट करनी है एटमॉस्फेयर में, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई गई। एक तो काइटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये 1997 में साइन की गई और 2005 से लेकर 2020 तक इसे रन किया गया। अब याद रखनी है, काइटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर लाई गई, ठीक है। अब ये जब सस्पेंड हुई तो पेरिस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया 2020 से, ठीक है। और अभी याद रखनी है कि पेरिस अग्रीमेंट अभी इम्प्लीमेंटेड है, और ये काइटो प्रोटोकॉल को इसने क्या किया है, सुपरसीड किया है। तो याद रखनी है, पेरिस अग्रीमेंट किसके अंदर आई है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर आई है, ठीक है। और यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर जो पेरिस अग्रीमेंट आई, और पेरिस अग्रीमेंट के अंदर आपको ध्यान देना है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आई है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बढ़ेंगे आगे। आपको याद रखनी कि इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है। अब इस पर्टिकुलर यूएनएफ ट्रिपल सी के भी अंदर कुछ कैटेगरीज ग्रुप
डिवाइड की गई, डेवलप कंट्रीज़ के लिए अलग, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग, और कि क्या क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को करनी है, क्या क्या डेवलप कंट्रीज़ को एक्शन लेनी है, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई। तो इंडिया को नॉन एनेक्स कंट्री में रखा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब जब इतनी चीज़ क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने समझा ही, तो हमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी समझना होगा, ठीक है, क्योंकि मेन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो बढ़ रही है। तो कौन कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस है? तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है और क्लाइमेट सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यूपीएससी आपसे यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पूछे, आपसे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पूछ सकती है कि नीचे दी गई कौन कौन से गैसेस को कंसिडर की जाती है एज अ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकती है? तो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल्स क्या है, इसके बारे में पूछ सकती है, या आपसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, किसके तहत लाई गई है, ये सब आपसे पूछ सकती है। तो ये थोड़ी ध्यान देनी होगी। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जीएसटी काउंसिल के बारे में, कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो टैक्स कट, जो टैक्स हैं राइट, वो कट करना चाहती हैं ईवी, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बैटरीज हैं उन पे। तो हम जीएसटी काउंसिल के बारे में देखेंगे, क्योंकि यूपीएससी उसी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगी। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में आप समझें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे इस्टेब्लिश की गई है ताकि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलके और जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की बात है उसे अच्छे से डिसीजन उस पे ले सके, ठीक है, और कोई सी भी डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, आपको याद रखनी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने में, रूल्स बनाने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जीएसटी सिस्टम जो भी कंट्री के अंदर है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस उसे। अब हम और चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। 101 अमेंडमेंट एक्ट लाई गई 2016 में, जिसके वजह से जीएसटी यानी नई जो टैक्स रिजीम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 279 ए को इंसर्ट की गई, जिसमें क्या चीज़ है, तो जिसमें मेंशन की गई है कि प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट कर सकती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की काउंसिल, और इसी आर्टिकल यानी 279 ए के तहत ही जीएसटी काउंसिल को बनाया गया, ठीक है। अब चेयरपर्सन या इसकी कंपोजिशन की बात अब हम कर सकते हैं, राइट, कंपोजिशन जानने की कोशिश करेंगे। तो चेयरपर्सन कौन रहते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन रहते हैं? तो जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के अंदर जो भी स्टेट है, यानी सारे स्टेट्स है राइट, उनके द्वारा एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नॉमिनेट किया जाएगा जो बनेंगे वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। अब चेयरपर्सन हमने समझ लिया कौन है, और वाइस चेयरपर्सन कैसे हैं, कैसे बनेंगे या कौन है, ये हमने समझ लिया। इसके अंदर और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं, जो भी चार्ज रहते हैं रेवेन्यू और फाइनेंस में। दूसरी मिनिस्टर रहते हैं फाइनेंस और टैक्सेशन वाले, या अदर कोई भी मिनिस्टर नॉमिनेट किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चेयरपर्सन भी होते हैं बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, ठीक है, जिसे इनवाइट की जाती है एज अ परमानेंट इनवाइटी, ठीक है। और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। तो उसके भी यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी यहाँ रहते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज अ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये कुछ कंपोजिशन है, बस इंपॉर्टेंट यही है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसे हेड करते हैं, ठीक है। और वाइस चेयरपर्सन कैसे होते हैं? तो इलेक्ट किए जाते हैं वो खुद मेंबर, जो भी जो स्टेट्स हैं राइट, उनके द्वारा खुद इलेक्ट किए जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब जीएसटी काउंसिल में अगर कोई सी भी डिसीजन को अगर इम्प्लीमेंट करनी होगी राइट, तो उसके लिए वोटिंग होती है, ठीक है। और जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो 3/4 होनी चाहिए, ठीक है, 3/4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 3/4 वेटेज की, अगर अगर 3/4 अगर वोट पड़ रही है कोई से भी डिसीजन के लिए, तभी जाके वैसी जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और या उसे कंसिडर किया जाएगा। तो याद रखनी है 2/4 वोटिंग नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3/4 होनी चाहिए, ठीक है, तभी कोई सी भी मैटर या कोई सी भी चीज़ें हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोरम आपको याद रखनी है कि एटलीस्ट 50% होनी चाहिए, या 50% होनी चाहिए, यानी जितने भी मेंबर्स हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर राइट, तो उनकी अटेंडेंस कम से कम 50% होनी चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग
को कंडक्ट किया जाएगा। तो कोरम आप समझ सकते हैं, अटेंडेंस एक तरह से आप कह सकते हैं। तो दो चीज़ें याद रखनी है, कोई सी भी चीज़ अगर डिसीजन लेनी है तो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, तो 3/4 होनी चाहिए। दूसरी चीज़ 50% अटेंडेंस यानी कोरम होनी चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है इंटरनेशनल पेज पे, जहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा बताई गई है कि 200 चिल्ड्रंस की अब तक डेथ हो गई है 2 मंथ के अंदर ही लेबनान कंट्री में अब तक। तो ये आपको तो पता ही होगा कि अभी बहुत ज़्यादा इसराइल और लेबनान कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, राइट, कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो सिविलियंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। तो यही सारी जानकारी है, पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये एक चिल्ड्रन फंड है यूनाइटेड नेशंस की, और ये एक एजेंसी भी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये एक एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशंस की है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए काम क्या करती है, तो ह्यूमनिटेरियन डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस को पूरी वर्ल्ड वाइड में। और ये ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है सोशल वेलफेयर वाली एंटिटीज़ में, राइट। ये और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में ये लोकेटेड है। यूनाइटेड यूनिसेफ की जो रीजनल ऑफिस है साउथ एशिया में, वो आपको याद रखनी है, वो काठमांडू में लोकेटेड है, जो कि नेपाल कंट्री में है, राइट। तो नेपाल कंट्री में इसकी रीजनल ऑफिस है, याद रखनी है, साउथ एशिया की। इंडिया में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़, इंडिया ने यूनिसेफ को कब ज्वाइन किया, तो 1949 में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था, और यूनिसेफ 1945 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखना होगा यूनिसेफ के बारे में, कि ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी, तो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। तीसरी चीज़ क्या है कि किस चीज़ के लिए ये कंसर्न है, तो अभी हमने देखा इसके बारे में। तीसरी चीज़ ये याद रखनी होगी कि साउथ एशिया में काठमांडू में इसकी रीजनल ऑफिस है, इंडिया में नहीं है। और तीसरी चीज़, सॉरी, चौथी चीज़ क्या याद रखनी है कि इंडिया ने यूनिसेफ को ज्वाइन किया था 1949 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये इंटरनेशनल पेज पे ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है, जहां यूक्रेन कंट्री ने यूनाइटेड स्टेट की लॉन्ग रेंज मिसाइल को लॉन्च किया रशिया में, ठीक है। तो एक रीजन मेंशन है और ये जो मिसाइल है ये चीज़ मेंशन है, इन दोनों चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ब्राइंस्क आपको रीज़न याद रखनी होगी, ये रशिया में है। अब ये दो रीज़न बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ठीक है। एक तो ये हो गई ब्राइंस्क रीज़न, ये रशिया में। दूसरी कुर्क रीज़न, ये कहाँ है, तो ये भी रशिया में, ठीक है। कुर्क रीज़न क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि यूक्रेन की अब तक की बहुत डेंजरस या बहुत ज़्यादा बर्बाद करने वाली जो अटैक थी, वो कुर्क रीजन में ही कंडक्ट की गई थी यूक्रेन के द्वारा। तो ये याद रखनी है, कुर्क रीजन कहाँ है, रशिया में। दूसरी चीज़, ब्राइंस्क रीजन, ये है रशिया में। अब इस आर्टिकल में मेंशन है ATACMS मिसाइल के बारे में, जो कि ये इमेज में आप देख सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की मिसाइल है। अब मिसाइल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी मिसाइल वगैरह या ऐसी मिसाइल सिस्टम के बारे में, डिफेंस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि 2018 में यूनाइटेड स्टेट की थर्ड मिसाइल के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, राइट। तो अब ATACMS मिसाइल ये न्यूज़ में है, तो आपको इसे याद रखना होगा। ये यूनाइटेड स्टेट कंट्रीज की ही ये मिसाइल है, और दो दो पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनाइटेड स्टेट की मिसाइल है, दूसरी चीज़ क्या कि यूनाइटेड स्टेट की मिसाइल है, पर ये अटैक की गई है यूक्रेन के द्वारा, अटैक की गई है रशिया पे, राइट। तो ऐसे भी आपको पता होगा कि यूक्रेन और सॉरी रशिया और यूएस की उतनी बनती नहीं है, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए याद रखना आपको। ATACMS मिसाइल ये यूनाइटेड स्टेट की है, ठीक है। दूसरी ब्राइंस की रीजन याद रखेंगे, रशिया में है। दूसरी चीज़ कुर्क रीजन याद रखेंगे, वो भी रशिया में है। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज पे ही, जहाँ बात की गई है कि जो केबल टेलीकॉम केबल है वो डैमेज हो गई है बाल्टिक सी में, इसके बारे में न्यूज़ आई है, ठीक है। तो अब केबल ख़राब हुई या नहीं हुई है, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी के आसपास जो कंट्रीज़ हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बाल्टिक सी, जहाँ अभी मेरी कर्सर है। और कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है बाल्टिक सी की, ये याद रखनी है आपको। तो स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, इस्टोनिया, लातविया, लुथनिया, ठीक है, पोलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, ये कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री शेयर होती है। नीचे यहाँ पे मेंशन भी मैंने किया हुआ है, आप इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि
कैस्पियन सी के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, रेड सी के बारे में भी एक बार पूछ लिया था, मेडिटेरियन सी के बारे में भी एक बार पूछ लिया था उसने। ठीक है, फिर ब्लैक सॉरी डेड सी के बारे में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अभी नॉर्थ सी न्यूज़ में रही है और बाल्टिक सी रही है, तो ये दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और प्रिपेयर करके रखें क्योंकि क्वेश्चन आ सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है तीस्ता वैली से रिलेटेड कि वहाँ डिज़ास्टर में क्या क्या मिटिगेशन करनी चाहिए, ये सारी बात की गई है। पर हमारे लिए वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तीस्ता वैली रिवर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो आपके साथ बस शेयर करना चाहूँगा, थोड़ी बहुत जानकारी, बेसिक जानकारी आप रखें। हालांकि तीस्ता रिवर पे क्वेश्चन आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो तीस्ता वैली है, इसलिए मैंने सोचा कि तीस्ता रिवर के बारे में भी आपको बता दूँ। अब अब सबसे पहले समझनी होगी कि ये रिवर क्यों रहती है न्यूज़ में। तो ये डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है, इसलिए ये रिवर न्यूज़ में रहती है। अब क्या डिस्प्यूट है, तो बांग्लादेश चाहती है कि जो तीस्ता रिवर की वाटर है, ठीक है, वो इन बांग्लादेश को 50% इसकी शेयर चाहिए, ठीक है, वाटर की। और इंडिया का क्या क्लेम करना है कि 55% इंडिया को तीस्ता रिवर की वाटर चाहिए। तो यही 50 और 55% यानी जो वाटर की शेयरिंग है, इस पे दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, और तीस्ता रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो सिक्किम से ऑरिजिनेट होती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कांगसे और जेमू ग्लेशियर से ये ऑरिजिनेट होती है, जो ऐसे बहते सिक्किम से बहते ये ब्रह्म सॉरी ब्रह्मपुत्रा से मर्ज हो जाती है बांग्लादेश में, हालांकि बांग्लादेश में ये एंटर कर जाती है। अब बस यही चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए तीस्ता रिवर के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी। उससे ज़्यादा वैसे हालांकि इस पर क्वेश्चन आ गई है, तो इस पर यूपीएससी नहीं पूछेगी। अब वैली थी इसलिए मैंने आपको तीस्ता रिवर बता दिया, याद रखे तो ठीक, नहीं याद रखे तो भी ठीक। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ हमें बस इमेज ही है, ज़्यादा कुछ जानकारी कवर नहीं है। ये क्या न्यूज़ ये फ़ोटो में बताई गई है कि एक नेशनल पार्क है इक्वाडोर की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई है। ठीक है, फायर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो इक्वाडोर गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है फॉरेस्ट फायर्स के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि आ सकती है रिसेंट टाइम से पूछी जा सकती है आपसे कि रिसेंटली एल काहस नेशनल पार्क देखी गई है न्यूज़ में, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। या एल काहस नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो ये इक्वाडोर कंट्री में है, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है इक्वाडोर। और तो यही है सारी जानकारी। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो ज़रूर लाइक करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी क्रिएटेड है यूपीएससी गाइड के नाम से, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं कल की डेट की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।